So we'll start with Rule 40. A very good afternoon to all the participants, and on behalf of DTRTI Lucknow, and we are doing ITCP rules, the income tax certificate proceeding rules. When a certificate is drawn by the TRO under section 222 of the Income Tax Act, एक बार वो सर्टिफिकेट जब ड्रॉ कर दिया जाता है सेक्शन 222 के तहत, उसके बाद क्या प्रोसीडिंग की जाती है उसके विषय में सेकंड शेड्यूल में डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोविजंस दिए हैं, रूल्स दिए हैं उसके संबंध में। और उसके संबंध में इनकम टैक्स सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग रूल्स हैं, और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग रूल्स में ये प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है। तो ये सब कुछ सेकंड शेड्यूल का ही पार्ट माना जाता है। सो लेट अस बिगिन विथ रूल 40। हमने थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले से चलने में थोड़ा सा ठीक रहता है। Now, delivery of immovable property in the occupancy of the tenant. जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी जाती है, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी जाती है जो कि जिसका ऑक्यूपायर टेनेंट है, यानी जैसे वो किराए पे उठाई गई है और टेनेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी है, या वो किसी और पर्सन की ऑक्यूपेंसी में है जो ये हक रखता है कि उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, या तो वो टेनेंट है या कोई और पर्सन है जो उसको ऑक्यूपाई करने का हक रखता है, और ऐसी प्रॉपर्टी अगर बेच दी जाती है टीआरओ के द्वारा, और जो सर्टिफिकेट है उसके रिस्पेक्ट में रूल 65 में जो सेल का सर्टिफिकेट होता है वो दे दिया गया है। रूल 65 जो प्रिंसिपल रूल्स का है, प्रिंसिपल रूल्स का मतलब जो सेकंड शेड्यूल के जो रूल्स हैं उसके तहत सेल सर्टिफिकेट अगर ग्रांट कर दिया गया है, तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, अगर उसको परचेजर एक एप्लीकेशन करता है, तो परचेजर के एप्लीकेशन पे टीआरओ ऑर्डर करेगा कि उसकी डिलीवरी कर दी जाए। विल ऑर्डर द डिलीवरी टू बी मेड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ सेल। तो डिलीवरी किस तरह से ऑर्डर करेंगे वो कि एक सर्टिफिकेट की कॉपी को एफिक्स करेंगे इन सम कंस्पिकुअस प्लेस ऑन द प्रॉपर्टी, किसी साफ दिखने वाली जगह पे प्रॉपर्टी के पेस्ट करेंगे उसको। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, एक प्रोक्लेमेशन करेंगे, यानी एक उद्घोषणा करेंगे उस ऑक्यूपेंट को जो उसने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रखी है, बीट ऑफ ड्रम से या दूसरे कस्टमरी तरीके से किसी भी सुविधाजनक जगह पे ये घोषणा की जाएगी कि जो डिफ़ॉल्टर का जो भी इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है परचेज़र को, ये उद्घोषणा की जाएगी, जिससे कि जो ऑक्यूपेंट है उसको इस बात की नॉलेज हो जाए कि अब ये प्रॉपर्टी किसी और की हो गई है, अब डिफ़ॉल्टर की नहीं है ये प्रॉपर्टी। तो इस तरह से उद्घोषणा करके और एक सेल सर्टिफिकेट की कॉपी को एफिक्स करके, जो कि परचेजर के एप्लीकेशन पे किया जाएगा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर ऑर्डर कर देंगे डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई, ये उद्घोषणा करके और एफिक्सर करके। उसके बाद आते हैं रूल 41। रूल 41 में अब बात आ रही है, पार्ट 6 है ये, और पार्ट 6 में बात आ रही है कि लेकिन कोई व्यक्ति अगर विरोध करता है या अड़चन लगाता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन पे, तब उस केस में क्या एक्शन लेना होगा। यदि कोई व्यक्ति अड़चन लगाता है या विरोध करता है टू द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन टू परचेजर, तो उस केस में 41(1) रूल ये कहता है
where the purchaser of immovable property is sold in execution of a certificate is resisted or obstructed, जहां पर भी परचेजर को रेजिस्ट किया जाता है या परचेजर को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे प्रॉपर्टी बेच दी गई थी सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में, सर्टिफिकेट मतलब जो 222 का सर्टिफिकेट है उसके एग्जीक्यूशन में अगर जिसको प्रॉपर्टी बेच दी गई थी जिस परचेजर को, और उस परचेजर को रेजिस्ट किया जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इन ऑब्टेनिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का पोजेशन प्राप्त करने में अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है तो ही में मेक एन एप्लीकेशन टू द टीआरओ, तो वो एक एप्लीकेशन कर सकता है टीआरओ को, कंप्लेनिंग ऑफ सच रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, इस बात की शिकायत करते हुए कि ऐसा रेजिस्टेंस या ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और ये जो एप्लीकेशन है वो 30 दिन में कर सकता है रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन की तारीख से। 30 दिन में जब भी रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके 30 दिन में टीआरओ को एप्लीकेशन की जा सकती है परचेजर के द्वारा कि मुझे पोजेशन लेने में ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है या रेजिस्ट किया जा रहा है। तो उसके बाद 41(2) में कहा गया कि टीआरओ एक डेट फिक्स करेंगे उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जब भी एप्लीकेशन होगी तो डेट फिक्स करेंगे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उस पार्टी को सम्मन करेंगे जिसके खिलाफ एप्लीकेशन की गई है कि वो अपीयर हों और उसको आंसर करें। तो जिनके खिलाफ भी एप्लीकेशन की गई है उनको सम्मन करेंगे और उनको कहेंगे कि आप अपीयर हों और उसको जवाब दें, और इस तरह से वो फिर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद 42 में कहा जा रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस डिफॉल्टर कर रहा है तब क्या होगा। जहां पर भी टीआरओ सेटिस्फाइड हैं कि जो रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन किया जा रहा है उसकी शुरुआत जो है वो ओकेजन बिना किसी जायज़ कारण के, जस्ट कॉज, बिना किसी जायज़ कारण के वो रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन की शुरुआत हो रही है डिफॉल्टर की तरफ से या किसी और पर्सन से की तरफ से हो रही है जो कि डिफॉल्टर के द्वारा इंस्टिगेट किया गया है, जिसको डिफॉल्टर के द्वारा भड़काया गया है। अगर टीआरओ इस बात से सेटिस्फाइड हैं तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ही शैल डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं करेंगे ही शैल डायरेक्ट दैट एप्लीकेंट बी पुट इनटू पोजेशन, वो डायरेक्शन देंगे कि एप्लीकेंट को प्रॉपर्टी के पोजेशन में डाला जाए, और एंड वेयर द एप्लीकेशन इज स्टिल रजिस्टर्ड, और जहां एप्लीकेंट को अभी भी रेजिस्ट किया जाता है या उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है या उसको रोका जाता है, अड़चन लगाई जाती है पोजेशन को ऑब्टेन करने में, इस डायरेक्शन के बावजूद भी अगर स्टिल अगर उस पर रोक लगाई जाती है तो जो टैक्स ऑफिसर हैं एप्लीकेंट के इंस्टेंस पे यानी एप्लीकेंट के रिक्वेस्ट पे वो ऐसे कदम उठा सकते हैं कि वो एप्लीकेंट को प्रॉपर्टी के पोजेशन में कर दें, उस डिफॉल्टर को हटा के या किसी और पर्सन को हटा के जो कि उनके इंस्टिगेशन पे, डिफॉल्टर के इंस्टिगेशन से काम कर रहा है। तो टीआरओ का यहाँ पे रोल है कि पोजेशन में डालना है एप्लीकेंट को अगर डिफॉल्टर रेजिस्ट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है प्रोसीडिंग्स। 43 तो उसके लिए डायरेक्शन इशू करना होगा पहले उनको। नाउ 43 में कहा जा रहा है कि जब भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड है कि जो भी विरोध या जो अड़चन लगाई जा रही है वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से आ रही है जो कि डिफॉल्टर नहीं है लेकिन वो गुड फेथ में क्लेम कर रहा है, वो गुड फेथ में दावा कर रहा है। गुड फेथ में दावा, क्लेमिंग इन गुड फेथ का मतलब यह है कि उसने प्रॉपर्टी को शायद गुड फेथ में खरीद लिया था और उसको पता नहीं था ये प्रॉपर्टी या तो अटैचमेंट में है या इसके अगेंस्ट टैक्स रिकवर होना है, और न जानते हुए गुड फेथ में उसने खरीद लिया था। तो वो क्लेम कर रहा है कि ये गुड फेथ में हूँ, मैं पोजेशन में अपने खुद के अकाउंट पे हूँ, यानी कि मैंने खुद इस प्रॉपर्टी को खरीदा है और मैं खुद इसका ओनर हो गया हूँ, गुड फेथ में हो गया हूँ, या अपने
तरफ से मैं पोजेशन में हूँ, किसी और ने मुझे इसको पोजेशन में रखा नहीं है, किसी के ट्रस्ट पे नहीं हूँ मैं, या किसी ऐसे पर्सन के तरफ से नहीं हूँ जो कि डिफॉल्टर के अलावा है, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर ऐसे केस में एक ऑर्डर करेंगे जिसमें वो उस एप्लीकेशन को जो की गई थी ऑब्स्ट्रक्शन के खिलाफ वो डिसमिस कर देंगे उसको, क्योंकि गुड फेथ का जो पर्सन है वो गुड फेथ में है, उसको हटाया नहीं जा सकता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रावधान है वो भी ये कहते हैं अगर कोई गुड फेथ में कोई प्रॉपर्टी को खरीद लेता है तो उसको प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं रूल 44 पे। रूल 44 है डिस्पोजेशन बाय द परचेजर। जब भी कोई पर्सन जो कि डिफॉल्टर नहीं है उसको डिस्पोजेस किया जाता है अपनी उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जिसको बेच दिया गया था सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में, बाय द परचेजर देयर ऑफ, सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सर्टिफिकेट, अगर उसको डिस्पोजेस किया जाता है परचेजर के द्वारा, where any person who is other than the defaulter is dispossessed of the immovable property sold in execution of certificate by the purchaser। परचेजर के द्वारा कोई दूसरा पर्सन जो डिफॉल्टर नहीं है अगर उसको डिस्पोजेस किया जाता है तो वो एप्लीकेशन कर सकता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर को, ये शिकायत करते हुए कि मुझे डिस्पोजेस किया गया है विद इन 30 days ऑफ सच डिस्पोजेशन। ऐसे डिस्पोजेशन के 30 दिन के अंदर वो टीआरओ को एप्लीकेशन कर सकता है जो भी पर्सन के पोजेशन में था लेकिन उसको परचेजर ने अगर डिस्पोजेस कर दिया। द टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल फिक्स अ डे। टैक्स रिकवरी ऑफिसर एक तारीख फिक्स करेंगे फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, मामले का अन्वेषण करने के लिए, एंड शैल समन द पार्टी अगेंस्ट हुम द एप्लीकेशन इज मेड, और उस पार्टी को सम्मन करेंगे जिसके खिलाफ एप्लीकेशन की गई है टू अपीयर एंड आंसर द सेम, कि वो अपीयर हों और उसको जवाब दें। उसके बाद ये तब है जब परचेजर के द्वारा जो भी पोजेशन में था उसको डिस्पोजेस कर दिया गया। अब 45 में ये आ रहा है कि वेयर द टैक्स रिकवरी ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, जहां पर भी टीआरओ सेटिस्फाइड है दैट द एप्लीकेंट वाज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो एप्लीकेंट थे वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में थे ऑन हिज ओन अकाउंट, अपनी तरफ से, और ऑन अकाउंट ऑफ सम पर्सन अदर देन द डिफॉल्टर, या वो किसी और पर्सन के अकाउंट पे थे प्रॉपर्टी के पोजेशन में क्योंकि डिफॉल्टर नहीं है, ही शैल डायरेक्ट द एप्लीकेंट बी पुट इनटू द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में वो ये डायरेक्शन देंगे कि एप्लीकेंट को प्रॉपर्टी के पोजेशन में डाला जाए। बोनाफाइड क्लेमेंट टू बी रिस्टोर्ड टू द पोजेशन। तो जहां पर टीआरओ इस बात से सेटिस्फाई हो रहे हैं कि एप्लीकेंट था उस प्रॉपर्टी के, जो भी अप्लाई कर रहा है वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में था, बोनाफाइड क्लेमेंट है वो, या तो अपने अकाउंट पे था या किसी और पर्सन के अकाउंट पे था जो कि डिफॉल्टर नहीं है, और ऐसे एप्लीकेंट को जिसका राइट था उसको डिस्पोजेस कर रहा है परचेजर लेटर से, तो वो डायरेक्ट करेंगे कि एप्लीकेंट को उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में फिर से कर दिया जाए, क्योंकि वो एक बोनाफाइड क्लेमेंट हैं और उनको ही प्रॉपर्टी के पोजीशन में होना चाहिए, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता है। कभी कभी बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी बेच भी दी गई लेकिन गलत हो गया, वो पर्सन इन गुड फेथ आएगा और कहेगा कि मैं इसका असली दावेदार हूँ, मैं पोजेशन में हूँ और इसलिए मुझे डिस्पोजेस नहीं किया जाए। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है किसी बोनाफाइड क्लेमेंट को डिस्पोजेस कर दिया गया परचेजर के द्वारा, वो भी शिकायत लेके आ सकता है, मैं बोनाफाइड क्लेमेंट हूँ और मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया है परचेजर के द्वारा। तो उस केस में वो डायरेक्ट करेंगे कि एप्लीकेंट को पोजेशन में डाल दिया जाए प्रॉपर्टी के, क्योंकि वो बोनाफाइड क्लेमेंट है।
rules not applicable to transferee, light pendente. Nothing in these rules 43 to 45, 43 and 45 shall apply to resistance or obstruction by a person to whom the defaulter has transferred the property after the service of a notice under Rule 2 of the principal rules or to dispossession of any such person. Rule 43 या 45 में कुछ भी दिया हो वो उस रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन पे अप्लाई नहीं करता है जो ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसको डिफॉल्टर ने रूल 2 का नोटिस मिलने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं था उनको। तो अगर वो व्यक्ति रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर 43 और 45 रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे। और टू द डिस्पोजिशन ऑफ एनी सच पर्सन, या ऐसे पर्सन के डिस्पोजिशन पे भी 43 या 45 रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे। 43 और 45 रूल्स में ये बात आ रही है कि उसको वापस पोजीशन में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसको पोजीशन में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उसको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई वो गुड फेथ में नहीं थी, वो रूल 2 का नोटिस मिलने के बाद ट्रांसफ़र की गई। तो इस तरह से ये जो 45 और 43 रूल्स हैं, रूल नंबर 43 और 45, वो ऐसे व्यक्ति पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिसको प्रॉपर्टी रूल 2 का नोटिस मिलने के बाद डिफॉल्टर ने ट्रांसफ़र कर दी, या ऐसे व्यक्ति के डिस्पोजिशन पर भी वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं 47, राइट टू फाइल अ सूट। Any party not being a defaulter against whom an order is made under Rule 42 or 43 और 45, कोई भी पार्टी जो कि डिफॉल्टर नहीं है और उसके खिलाफ एक ऑर्डर किया गया है रूल 42 में या रूल 43 में या रूल 45 में ऑर्डर किया गया है, जो पार्टी डिफॉल्टर नहीं है वो इंस्टीट्यूट कर सकती है एक सूट, एक सिविल कोर्ट में। It may institute a suit in a civil court to establish the right which he claims to the present possession of the property. जो भी पार्टी डिफॉल्टर नहीं है जिसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया गया है 42, 43, 45 में, उसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया गया, तो वो उसके पास क्या क्या जरिया है या क्या चारा है ऐसे सिचुएशन में? चारा ये है कि वो सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकता है और अपना राइट जो है, जो क्लेम करता है उसके मौजूदा पोजीशन पे प्रॉपर्टी के, वो राइट वहाँ पे कोर्ट में एस्टैब्लिश कर सकता है। तो रूल 47 के बाद रूल 48 आता है, पावर ऑफ ए रिसीवर। अब ये है पार्ट 8 ITCP रूल्स का, ये शुरुआत इसकी हो रही है यहाँ पे। पावर्स ऑफ ए रिसीवर, A receiver appointed under the second schedule, जहाँ भी एक रिसीवर मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज का अपॉइंट किया जाता है सेकेंड शेड्यूल के तहत, he shall have all such powers, उसके पास वो सारे पावर्स होंगे, as to bring in and defending the suits, as to bringing in and defending the suits, and for the realization, management, protection and preservation of the property. और वो जो पावर्स होंगे वो सूट्स को एक्सेप्ट करना, उनको डिफेंड करना, उसके खिलाफ डिफेंस करना कोर्ट में, और उसके पास पावर होंगे फॉर रियलाइजिंग, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, collection of rent and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits, अप्लाई करना प्रॉफिट्स को। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे कि वो कहाँ पे यूज होंगे फंड्स रेंट या प्रॉफिट के, यानी वो टैक्स के लिए जैसे अप्लाई करना, एंड डिस्पोजल करना उनका रेंट्स या प्रॉफिट्स का, एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना, जो भी डीड बनानी है, जो एग्रीमेंट बनाना है, जो भी इस तरह के पावर्स ओनर के पास होते हैं, एज द ओनर हिमसेल्फ हैज, और सच ऑफ दोज पावर्स एज द TRO थिंग्स फिट,
या और भी कोई पावर हो सकते हैं जिसको कि टीआरओ फिट समझते हैं, तो वो पावर एक अलग से भी उनको दिया जा सकता है। तो ये जो 48 रूल है, ये जो पावर्स हैं रिसीवर के पास, उनके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ द रिसीवर। द टैक्स रिकवरी ऑफिसर मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जनरल या स्पेशल ऑर्डर से वो फिक्स कर सकता है द अमाउंट टू बी पेड, कितना राशि पे की जाएगी एज रिम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज ऑफ द रिसीवर। वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं रूल नंबर 50 पे। रूल 50 है कि रिसीवर की ड्यूटीज क्या है। एक तो ये था पावर क्या थे रिसीवर के, अब ये है उनकी ड्यूटीज क्या है। रूल 50 सेज दैट एवरी रिसीवर सो अपॉइंटेड, जो भी रिसीवर इस प्रकार से अपॉइंट होगा, ही शैल फर्निश सच सिक्योरिटी इफ एनी एज द टैक्स रिकवरी ऑफिसर थिंक्स फिट, वो ऐसी सिक्योरिटी फर्निश करेंगे जो कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर सोचते हैं कि वो फिट है, ड्यूली टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव, और वो ड्यूली सिक्योरिटी को फर्निश करेंगे टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव, जो भी प्राप्ति उनको होगी उसको अकाउंट करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। तो रिसीवर जो एक सिक्योरिटी को फर्निश कर देंगे। ड्यूली टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव का मतलब है कि जितनी राशि को प्राप्त करनी है उसके हिसाब से उसको अकाउंट फॉर करते हुए सिक्योरिटी उनको फर्निश करनी होगी, यानी जो भी राशि उनको प्राप्त करनी है उतनी की सिक्योरिटी उनको फर्निश करनी होगी। उसके बाद उनको क्या करना है, ही शैल सबमिट हिज अकाउंट्स एट सच पीरियड्स एंड इन सच फॉर्म एज द टीआरओ डायरेक्ट्स, वो अकाउंट सबमिट करेंगे उतने पीरियड पे और उस रूप में जो कि टीआरओ डायरेक्ट करेंगे। ही शैल पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द टीआरओ डायरेक्ट्स, जो भी अमाउंट उनसे ड्यू है वो उसका पेमेंट करेंगे जैसे टीआरओ डायरेक्ट करेंगे। एंड ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ओकेजन टू द प्रॉपर्टी का अगर कोई नुकसान हो जाता है उनके जानबूझ के डिफॉल्ट करने से या ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से, तो उस वजह से भी जो भी नुकसान प्रॉपर्टी का होता है जानबूझ विलफुल यानी जानबूझ के किया गया, डिफॉल्ट यानी गलती, और या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस तो बहुत ही घोर निगलेक्ट किया गया है प्रॉपर्टी, उससे अगर कोई लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी को, उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद 52 में एक आ गया कि द रिसीवर शैल मेंटेन ट्रू एंड रेगुलर अकाउंट्स, रिसीवर सत्य और नियमित अकाउंट मेंटेन करेंगे रिसीवरशिप के, एंड शैल इन पर्टिकुलर मेंटेन अ कैश बुक, और खास तौर पे वो एक कैश बुक मेंटेन करेंगे इन विच शैल बी एंटर्ड फ्रॉम डे टू डे ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स, जिसमें एंट्री की जाएगी हर रिसीट्स और पेमेंट्स की, और वो एक लेजर भी मेंटेन करेंगे, ऑल्सो अ लेजर। ही शैल ऑल्सो मेंटेन अ काउंटर फॉल रिसीट बुक, वो एक काउंटर फॉल रसीद की किताब भी मेंटेन करेंगे विद द लीव्स नंबर्ड सीरियली, इसके जो पन्ने हैं वो सीरियल से नंबर्ड होंगे, इन प्रिंट में होंगे, फ्रॉम विच शैल बी गिवन एज फार एज पॉसिबल ऑल रिसीट्स, जिससे दिए जाएंगे जहाँ तक संभव हो सारे रसीदें दी जाएंगी फॉर पेमेंट्स मेड टू द रिसीवर, जो भी पेमेंट रिसीवर को किए जा रहे हैं उसके लिए वो रसीद काटेगा, उस काउंटर फॉल रसीद बुक से काटेगा और उनको देगा जो लोग पेमेंट कर रहे हैं। और खास तौर पे उनको कैश बुक और लेजर जरूर मेंटेन करना है, उसके अलावा भी मेंटेन कर सकता है। नाउ अनलेस द टैक्स रिकवरी ऑफिसर अदरवाइज डायरेक्ट्स 53, the receiver shall, as soon as may be after his appointment, open an account in the name of the receivership in such bank as the TRO may direct, and shall deposit therein all the monies received in the course of the receivership immediately on receipt thereof, save any minimum sums that may be required for meeting day-to-day current expenses.
All payments by the receiver shall, as far as possible, be made by checks drawn on the bank account. जब तक कि ऐसा ना हो कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर दूसरा कोई डायरेक्शन दे दें, रिसीवर जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट होता है, जितने जल्द उतना ही जल्दी ही, एज सून एज मे बी आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, वो एक अकाउंट खोलेंगे इन द नेम ऑफ द रिसीवरशिप. वो रिसीवरशिप के नाम पर अकाउंट खोलेंगे इन सच बैंक, ऐसे बैंक में खोलेंगे एज द टैक्स रिकवरी ऑफिसर में डायरेक्ट, जैसा कि डायरेक्शन देंगे टैक्स रिकवरी ऑफिसर. यानी जिस बैंक में भी वो डायरेक्शन देंगे उस बैंक में वो एक अकाउंट खोलेंगे और उसमें डिपॉजिट कर देंगे वो सारे मनीज जो वो रिसीव करते हैं रिसीवरशिप के कोर्स में. और ये जो अकाउंट होगा वो रिसीवरशिप के नाम पे होगा, इन द नेम ऑफ द रिसीवरशिप. जैसे नाम ऐसे हो सकता है कि टीआरओ फलां फलां की रिसीवरशिप है, या सर्टिफिकेट नंबर सो एंड सो ऑफ द टीआरओ की रिसीवरशिप. और उसके बाद और देयर ऑफ सेव एनी मिनिमम सम्स, सिवाय कुछ न्यूनतम राशियों के. सेव का मतलब सिवाय कोई भी न्यूनतम राशियों के, दैट में बी रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत हो सकती है फॉर मीटिंग डे टू डे करंट एक्सपेंसेस, दिन प्रतिदिन के करंट खर्चों को मीट करने के लिए. ऑल पेमेंट्स बाय द रिसीवर शैल एज फार एज पॉसिबल बी मेड बाय चेक्स. जो भी पेमेंट ये रिसीवर किसी को करेगा वो जहाँ तक संभव होगा वो चेक से ही होंगे जो कि बैंक अकाउंट पे ड्रॉन होंगे. हालांकि ये पेमेंट जितने हैं वो चेक से करने हैं, फिर भी चूंकि ये लिखा है कि करंट एक्सपेंसेस के लिए, दिन प्रतिदिन के एक्सपेंसेस के लिए कुछ कैश रखा जा सकता है, तो कुछ छुटपुट वाले जो पेमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो अवश्य कैश में किए जा सकते हैं. तभी ये शब्द देखिए एज फार एज पॉसिबल, कि जितना पेमेंट है वो चेक से ही करने चाहिए. नाउ 4, अनलेस otherwise ordered, a receiver shall submit his accounts once in every 3 months. रिसीवर अपने अकाउंट्स को 3 महीने में एक बार सबमिट करेगा, जब तक कि कोई दूसरा ऑर्डर ना कर दिया जाए दूसरे किसी टाइम लिमिट का. The first of such accounts commencing from the date of his appointment and ending with the expiry of 3 months therefrom shall be submitted within 15 days of the expiry of the said period of 3 months, and the subsequent accounts brought down to the end of each succeeding period of 3 months within 15 days of the expiry of each such period of 3 months. जो पहला अकाउंट वो देगा वो स्टार्ट होगा उसके अपॉइंटमेंट की तारीख से, रिसीवर के अपॉइंटमेंट की तारीख से, और उसका अंत होगा 3 महीने की एक्सपायरी के बाद वहाँ से, उस तारीख से, और उसको सबमिट किया जाएगा 3 महीने का पीरियड एक्सपायर करने के 15 दिन के अंदर. और उसके बाद के जो अकाउंट हैं, यानी सब्सिक्वेंट अकाउंट जो हैं, वो ब्रॉट डाउन टू द एंड ऑफ ईच सक्सीडिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. उसके बाद जो भी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आता है उसके एंड ऑफ द मंथ तक लेके आए जाएंगे. और फिर उसका पेमेंट जो है, उनका जो सबमिशन है, विद इन 15 डेज किया जाएगा जब वो 3 मंथ्स का पीरियड खत्म होता है. तो जब हम लिखते, ये समझना जरूरी है कि सब्सिक्वेंट अकाउंट जो है वो ब्रॉट डाउन टू द एंड ऑफ ईच सक्सीडिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. जो सब्सिक्वेंट अकाउंट्स हैं वो 3 महीने के का जो सक्सीडिंग उसके बाद आने वाला पीरियड है उसके एंड पे लेके आ जाएंगे. महीने के एंड पे नहीं लेके आ जाएगा, 3 महीने जब खत्म होंगे उसके अंत तक लेके आ जाएगा, और 15 दिन के भीतर उसके बाद उसकी 3 महीने की एक्सपायरी के 15 दिन के भीतर उसको सबमिट करना होगा. तो यानी कि 15 दिन का टाइम बार बार इसमें दिया जा रहा है हर 3 महीने के अकाउंट के रिस्पेक्ट. ये हुआ रूल 50. नाउ वी गो टू रूल 51. एनफोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटीज. रिसीवर की जो ड्यूटीज हैं जो हमने अभी देखी हैं, तो उनका एनफोर्समेंट कैसे करेंगे.
जहाँ पर भी रिसीवर फेल करता है सबमिट करने में अकाउंट्स को, जैसे उसकी ड्यूटी अकाउंट सबमिट करना, लेकिन वो फेल कर जाता है at such periods and in such form as the TRO directs. The TRO may direct his property to be attached. TRO ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि रिसीवर की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए until such time as such accounts are submitted to him. उस समय तक ये जो हिज प्रॉपर्टी की बात आ रही है, तो रिसीवर के पास जो अपनी निजी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात यहाँ पे हो रही है कि जो भी रिसीवर की प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने का ऑर्डर टीआरओ कर सकते हैं उस समय तक के लिए जब उसको अकाउंट सबमिट किए जाते हैं इन प्रॉपर फॉर्म एंड एट द सच पीरियड्स व्हिच आर स्पेसिफाइड by the TRO. The TRO may at any time make an inquiry as to the amount, if any, due from the receiver. TRO किसी भी टाइम एक इंक्वायरी कर सकते हैं कि कितनी राशि ड्यू है रिसीवर से, as shown by or otherwise. जैसे अगर वो उसके अकाउंट्स में दिखाई पड़ रही है तो उससे कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं इंक्वायरी, और एन इंक्वायरी एज टू एनी लॉस टू द प्रॉपर्टी, या इस इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी का कोई लॉस तो नहीं हो गया जो उसके जानबूझ के डिफॉल्ट करने से या ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो, एंड मे ऑर्डर द अमाउंट फाउंड ड्यू इफ नॉट ऑलरेडी पेड. और अगर जो भी अमाउंट वो पाते हैं कि ड्यू हो गई है रिसीवर से, अगर वो पे नहीं हुई है, इफ नॉट ऑलरेडी पेड बाय द रिसीवर अंडर रूल 50, तो ऑर्डर कर सकते हैं कि उस अमाउंट को पे किया जाए, और द अमाउंट ऑफ द लॉस सो ओकेजन टू बी पेड, या जो भी लॉस हुआ है विलफुल डिफॉल्ट से या ग्रॉस नेग्लिजेंस से उसका वो पेमेंट करें विद इन अ पीरियड टू बी फिक्स बाय टीआरओ. इसके लिए पीरियड टीआरओ फिक्स कर सकता है. नाउ वेयर द रिसीवर फेल्स टू पे एनी अमाउंट व्हिच ही हैज बीन ऑर्डर्ड टू पे अंडर सब रूल 2. सब रूल 2 में अगर रिसीवर को कोई अमाउंट पे करने के लिए कहा गया है, ऑर्डर किया गया है, अगर वो उसका पेमेंट करने में फेल हो जाता है उस पीरियड में जो भी स्पेसिफाई किया गया था, टीआरओ में डायरेक्ट सच अमाउंट्स टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी फर्निश्ड बाय द रिसीवर. टीआरओ ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो उस अमाउंट को रिकवर किया जाए उस सिक्योरिटी से जो रिसीवर ने फर्निश की थी, या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच या सेल करके रिकवर किया जाए, और सेल करके रिकवर किया जाए, या अगर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई रही है अंडर सब रूल 1, ये सब रूल 1 में भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच की होती है, अगर वो सब रूल 1 में अटैच कर दी गई है तो उस प्रॉपर्टी को सेल करके रिकवर कर सकते हैं. एंड मे डायरेक्ट सेल प्रोसीड्स टू बी अप्लाइड, और वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो सेल के प्रोसीड्स हैं वो अप्लाई कर दिए जाए इन मेकिंग गुड एनी अमाउंट, जो भी राशि ड्यू थी उसको ठीक करने के लिए, मेकिंग गुड एनी उसको प्राप्त कर लेने के लिए, उसको वापस प्राप्त कर लेने के लिए रिसीवर से, और एनी सच लॉस ओकेजन बाय हिम, या जो लॉस की राशि थी वो उससे मेक गुड करने के लिए, प्राप्त कर लेने के लिए, एंड द बैलेंस ऑफ द सेल प्रोसीड्स, और सेल प्रोसीड्स का अगर कोई बाकी बच जाता है तो इट शैल बी पेड टू द रिसीवर, वो रिसीवर को पे कर दिया जाएगा. सो यहाँ पर रिसीवर के ड्यूटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है. अब आते हैं 51(4). If a receiver fails to submit his accounts at such periods and in such form as directed by the TRO, अगर रिसीवर अकाउंट फर्निश करने में फेल कर जा रहा है या ऐसे रूप में फर्निश करने में फेल कर जा रहा है बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी कारण संबंधी कारण के, कोई ठीक ठाक कारण के, जस्टिफाइड कारण के, कोई जायज़ कारण के बिना अगर वो फेल कर जा रहा है अकाउंट सबमिट करने में ऐसे पीरियड में या ऐसे रूप में, या फिर वो इम्प्रॉपरली कैश को अपने हाथ में रखे हुए है तो उसके पास नहीं होना चाहिए, उसको तो बैंक में जमा कर देना चाहिए था. द टैक्स रिकवरी ऑफिसर मे डिसअलाउ द होल और एनी पोर्शन ऑफ द रिम्यूनरेशन ड्यू टू. उस केस में टैक्स रिकवरी ऑफिसर डिसअलाउ कर सकते हैं वो रिम्यूनरेशन जो, या रिम्यूनरेशन का कोई भी पार्ट जो उसको ड्यू हो गया है फॉर द पीरियड ऑफ अकाउंट्स विद रेफरेंस टू विच द डिफॉल्ट इज कमिटेड. ड्यू हो गया है उस अकाउंट्स के पीरियड के लिए जिसके रेफरेंस में डिफॉल्ट कमिट किया गया था. एंड मे ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग 12%. और
वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं टीआरओ, जो कि 12% से ज़्यादा का नहीं होगा उन पैसों पे जो कि इम्प्रॉपरली रिटेन किए गए थे रिसीवर के द्वारा। फॉर द पीरियड ऑफ सच रिटेंशन, रिटेंशन के पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स व्हिच माइट बी टेकन अगेंस्ट द रिसीवर। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई और प्रोसीडिंग नहीं ली जा सकती, किसी और प्रोसीडिंग को जो लेना है वो तो लेना ही है, उसके उस पर कोई प्रतिकूलता इस बात से नहीं पड़ेगी कि इंटरेस्ट हमने 12% पे चार्ज कर लिया है। उसके बाद आ रहा है रूल 52। रूल 52 में कहा गया है एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अंडर रूल 69 और रूल 70 ऑफ द प्रिंसिपल रूल्स। रूल 69 या रूल 70 जो है प्रिंसिपल रूल्स के, यानी कि सेकेंड शेड्यूल के जो रूल 69 और 70 हैं, उसमें जो ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट किया जाता है रिसीवर का, इट शैल बी मेड इन फॉर्म नंबर ITCP 24, उसे फॉर्म नंबर ITCP 24 में किया जाएगा, विच में बी सो वैरिड, जिसको इस प्रकार से बदल दिया जा सकता है एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रिक्वायर। ITCP फॉर्म का जो प्रारूप है उसको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भी वैरी करके जो ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो इशू करना जरूरी है ITCP 24 में। उसके बाद 53 पर आते हैं, प्रिजन इन विच द डिफॉल्टर में बी डिटेन्ड। ये पार्ट 8 है ITCP रूल्स का। Rule 53 says that a person against whom an order of detention has been passed under Part 5 of the second schedule, जिस पर्सन के अगेंस्ट डिटेंशन का ऑर्डर पास कर दिया गया रहा है सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 5 के अंतर्गत, मे बी डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन, उसको सिविल प्रिजन में डिटेन किया जा सकता है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के, इन विच द ऑफिस ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर ऑर्डरिंग द डिटेंशन इज सिचुएटेड, जिस डिस्ट्रिक्ट में टीआरओ का ऑफिस सिचुएटेड है, जिसने ऑर्डर किया डिटेंशन का, और वेयर सच सिविल प्रिजन डज नॉट अफोर्ड सुटेबल अकोमोडेशन, या जहाँ पर ऐसे सिविल प्रिजन में उपयुक्त अकोमोडेशन नहीं है, तो इन एनी अदर प्लेस, तो किसी और जगह में भी उसको डिटेन किया जा सकता है, which the state government may appoint for the detention of persons ordered by the civil courts of such district to be detained, जहाँ के बारे में स्टेट गवर्नमेंट जिस जगह को अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे कि वहाँ पे उन पर्सन्स को डिटेन किया जाए जो सिविल कोर्ट्स उनको ऑर्डर करते हैं डिटेन करने के लिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट्स हैं वो जहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं कि डिटेन किया जाए, तो डिटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोई और जगह भी उस तरह से अपॉइंट कर सकती है। 54 है सब्सिस्टेंस अलाउंस। द सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी कि जीविका जारी रखने का जो अलाउंस होता है, इट शैल बी सप्लाइड बाय द टीआरओ बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन एडवांस बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। सब्सिस्टेंस अलाउंस देंगे टीआरओ, वो हर महीने की पहली तारीख से पहले देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में, जो कि एडवांस में दिए जाएंगे। द फर्स्ट पेमेंट शैल बी मेड टू द टीआरओ, और जो मंथली पेमेंट है ये एडवांस में दिया जाएगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है हमेशा हैज टू बी पेड इन एडवांस, वो जीविका के लिए, आदमी को पैसा नहीं होगा तो जिएगा कैसे। द फर्स्ट पेमेंट शैल बी मेड टू द टीआरओ फॉर सच पोर्शन ऑफ द करंट मंथ, जो पहला पेमेंट है वो टीआरओ को कर दिया जाएगा ऐसे पोर्शन के लिए करंट मंथ के एज रिमेन्स अनएक्सपायर्ड, जो कि बचा हुआ पोर्शन है, बिफोर द डिफॉल्टर इज कमिटेड टू द सिविल प्रिजन, एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट, जो पहला पेमेंट किया जाएगा टू द टीआरओ फॉर ऑफ द करंट मंथ एज रिमेन्स अनएक्सपायर्ड, जो बचा हुआ पोर्शन है, अनएक्सपायर्ड पोर्शन है, उसका पेमेंट किया जाएगा इसकी बिफोर द डिफॉल्टर इज सिविल प्रिजन, डिफॉल्टर को सिविल प्रिजन में कमिट करने से पहले किया जाएगा। और ये पेमेंट जो है उस करंट मंथ के उस पोर्शन के लिए किया जाएगा जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, और उसके बाद के जो पेमेंट किए जाएंगे डिफॉल्टर को, या मेड बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर होना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट पेमेंट्स किए जाएंगे दे शैल बी मेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन। पहला पेमेंट तो डिफॉल्टर को कर दिया जाएगा,
और जो बाकी नहीं, पहला पेमेंट भी जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको सिविल प्रिजन को उसको कर दिया जाएगा, और बाद में वो पेमेंट उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिफ़ॉल्टर को। और जो सब्सिक्वेंट पेमेंट है दे शैल बी मेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन। वो सिविल प्रिजन के जो इंचार्ज हैं उनको सब्सिक्वेंट पेमेंट भी उस तरह से किए जाएंगे, ये सब्सिस्टेंस अलाउंस के। अब आते हैं रूल 55। रूल 55 में कहा गया है कि निम्नलिखित फॉर्म्स जो कि वैरी कर किए जा सकते हैं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हर केस के, तो मे रिक्वायर शैल बी, जैसा कि ज़रूरत हो सर्कमस्टांसेस की, शैल बी यूज फॉर द पर्पज मैंशनड अगेंस्ट ईच। तो ये जो जिस जिस काम के लिए वो मैंशनड है उस काम के लिए वो यूज़ किए जाएंगे। जैसे ITCP 25 है, वो इस बात के लिए इशू किया जा रहा है कि नोटिस इशू किया जा रहा है टू शो कॉज व्हाई अ वारंट ऑफ अरेस्ट शुड नॉट बी इशूड अंडर रूल 73 ऑफ द प्रिंसिपल रूल्स। तो ये ITCP काम के लिए फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद आते हैं 55A पर। 55A इज अबाउट फॉर्म ऑफ द अपील। रूल 86 में अपील का प्रोसीजर है, और एवरी अपील जो कि सब रूल 1 ऑफ रूल 86 में की जा रही है प्रिंसिपल रूल्स के सेकेंड शेड्यूल के, इट शैल बी मेड इन फॉर्म ITCP 29A। ITCP 29A में की जाएगी, विच शैल बी वेरीफाइड इन द मैनर इंडिकेटेड देयर, और उस फॉर्म को जैसा मैनर में इंडिकेटेड है उस मैनर में उसको वेरीफाई किया जाएगा। एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपीलेटेड, और उसके साथ आएगा कॉपी ऑफ द ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील हो रही है। 55A(2) में कहा जा रहा है कि द फॉर्म ऑफ अपील प्रिस्क्राइब्ड बाय सब रूल 1, the grounds of appeal and the form of verification appended thereto shall be signed। इसको साइन कौन करेगा अपील के फॉर्म को, और जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है उनको साइन कौन करेगा, और जो फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन जो उसमें जो अपेंड किया जाएगा, तो ये चीज़ें साइन की जाएंगी। अगर वो इंडिविजुअल का केस तो इंडिविजुअल खुद साइन करेंगे, और जहाँ पे इंडिविजुअल इंडिया से एब्सेंट हैं तो वो या तो वो इंडिविजुअल साइन करेंगे या कोई दूसरा पर्सन जो उनके द्वारा ड्यूली ऑथराइज्ड होगा वो साइन करेंगे। एंड वेयर द इंडिविजुअल इज मेंटली इनकेपेसिटेटेड, यहाँ जो इंडिविजुअल है वो मानसिक रूप से उनकी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं कि वो अपने अफेयर्स को अटेंड नहीं कर सकते, इस प्रकार से खत्म हो गई हैं, इनकेपेसिटेट हो गए हैं वो कि वो अपने अफेयर्स को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके गार्जियन के द्वारा साइन किया जाएगा ये फॉर्म, या किसी और व्यक्ति के द्वारा जो उस बिहाफ में कॉम्पिटेंट हो। कि कोई भी मेंटली इनकेपेसिटेड पर्सन की जगह पे कौन साइन करेगा, जो भी उसके लिए कॉम्पिटेंट है वो कर सकता है। 2B में कहा जा रहा है अगर HUF का केस है तो कर्ता उसको साइन करेंगे, और जहां कर्ता इंडिया में नहीं है या वो कर्ता मेंटली इनकेपेसिटेटेड है फ्रॉम अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स, तो कोई भी एडल्ट मेंबर फैमिली का कर सकता है। अगर कंपनी या लोकल अथॉरिटी है तो उनके प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेंगे, अगर फर्म है तो पार्टनर करेंगे साइन, जो कि माइनर नहीं होंगे, और अगर और कोई एसोसिएशन है तो उस एसोसिएशन को कोई भी मेंबर साइन कर सकता है, या उनका प्रिंसिपल ऑफिसर साइन कर सकता है, या कोई और पर्सन भी अगर है तो वो पर्सन साइन करे, या फिर ऐसा पर्सन साइन करे जो उसके बिहाफ पे कॉम्पिटेंट हो। तो ये है कि साइन कौन करेगा अपील फॉर्म को। उसका 55B की अपील का प्रोसीजर क्या हो। The CCIT or the CIT shall fix a day and place for the hearing of the appeal। CCIT या CIT एक दिन फिक्स करेंगे और एक जगह फिक्स करेंगे उस अपील की सुनवाई के लिए, एंड शैल गिव नोटिस ऑफ द सेम, और उस बात का नोटिस भी देंगे टू द अपीलेंट को, एंड द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर अगेंस्ट हुज ऑर्डर द अपील इज प्रेफर्ड। और जो नोटिस वो देंगे अपीलेंट को कि हम उस डे पर फिक्स किए करने जा रहे हैं, और उस चीफ कमिश्नर या कमिश्नर को भी नोटिस देंगे
जिनके ऑर्डर के खिलाफ ये अपील प्रेफर की गई है। क्योंकि सबसे पहले टीआरओ के ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर उसको देखते हैं, उसके बाद फर्दर अपील वहां से फाइल होती है। अब 55B2 में कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग शैल हैव द राइट टू बी हर्ड एट द टाइम ऑफ अपील। अपील के समय इन लोगों को हियरिंग का राइट होगा। एक तो अपेलेंट है, या तो वो खुद आए या फिर किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी आ सकता है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो कि रूल 62 में मेंशन है इन्हीं रूल्स, या और जो दूसरे हैं वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर हैं, चाहे वो खुद आए या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी टीआरओ अटेंड कर सकते हैं अपील को। तो टीआरओ नॉर्मली अपने इंस्पेक्टर को भी वहां भेज सकते हैं अपील को अटेंड करने के लिए, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेटिव जब भी जा सकता है अटेंड करने के लिए। और 55(3) में कहा जा रहा है कि द चीफ कमिश्नर और द कमिश्नर में इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन at any stage of the appeal grant time to the parties or to any of them and may for reasons to be recorded in writing adjourn from time to time the hearing of the appeal. So 55(b)(3) में adjournment का पावर है। अगर सफिशिएंट कॉज दिखा दिया जाता है, पर्याप्त कॉज दिखा दिया जाता है किसी भी अपील के स्टेज में, तो पार्टीज को वो टाइम ग्रांट कर सकते हैं या किसी भी एक पार्टी को टाइम ग्रांट कर सकते हैं, और जो भी रीजंस वो रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, उन रीजंस के कारण से वो एडजर्न कर सकते हैं मामले को, हियरिंग को, अपील की हियरिंग को एडजर्न कर सकते हैं, किसी और डेट में मुलतवी कर सकते हैं। और 55(4) में कहा जा रहा है कि CCIT और CIT इसके पहले कि वो अपील को डिस्पोज ऑफ करें, वो और भी फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इनको फर्दर इंक्वायरी का भी पावर है, जैसा वो फिट समझते हैं। और में डायरेक्ट द टीआरओ टू मेक फर्दर इंक्वायरी, या टीआरओ को भी वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो फर्दर इंक्वायरी करे और रिजल्ट को रिपोर्ट बैक करे ऑफ द सेम टू द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। 5 में कहा जा रहा है द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर में एट द हियरिंग ऑफ अपील, अपील की हियरिंग में चीफ कमिश्नर कमिश्नर अलाउ कर सकते हैं अपेलेंट को टू गो इनटू एनी ग्राउंड ऑफ अपील नॉट स्पेसिफाइड इन द ग्राउंड ऑफ अपील। एक नया ग्राउंड रेज करने के लिए भी अलाउ कर सकते हैं जो ग्राउंड्स ऑफ अपील में पहले उन्होंने मेंशन नहीं किया था। यदि वो चीफ कमिश्नर या कमिश्नर सेटिस्फाइड हैं कि जो ग्राउंड का ओमिशन था फॉर्म ऑफ अपील से, वो जानबूझ के ओमिशन नहीं किया गया या अकारण नहीं किया गया। और उसके बाद 55(b)(6) में कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर है चीफ कमिश्नर या कमिश्नर का जिसके द्वारा अपील का डिस्पोजल हो रहा है, वो राइटिंग में होगा और साथ में ये उन पॉइंट्स को स्टेट करेगा एंड शैल स्टेट द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन जो तय किए जाने हैं। और उसके बाद उसमें ये भी स्टेट करना है कि डिसीजन उस पर क्या है पॉइंट्स पे, और डिसीजन का रीज़न क्या है। इनमें 3 चीज़ें हैं कि कौन से पॉइंट्स पे डिटर्मिन क्या करना है, और उस पर डिसीजन क्या है, और डिसीजन के कारण क्या है। ये तीनों चीज़ें CCIT या CIT के ऑर्डर में जो कि अपील को डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा उस पर देखनी होगी। और 55(b)(7) में कहा गया है कि जब अपील का डिस्पोजल हो जाता है, ऑन द डिस्पोजल ऑफ द अपील द CCIT और द CIT शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर। उनका ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करेंगे ही जो पास किया जा रहा है उनके द्वारा इनटू द अपीलेंट, मतलब अपीलेंट को भी कम्युनिकेट करेंगे, डिफॉल्टर को भी करेंगे इफ इज नॉट द अपीलेंट, अगर वो अपीलेंट नहीं है, और वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर को भी वो इंटीमेट करेंगे। उसके बाद 55(b)(10) है, 8 है। और 8 में कहा जा रहा है कि हर अपील, एवरी अपील shall be disposed of by the CCIT or the CIT as expeditiously as possible। हर अपील को तत्परता से, एफिशिएंसी से, समय के अंतर्गत डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। एंड एंडेवर शैल बी मेड, और कोशिश इस बात की जाएगी टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 6 months, कि अपील को 6 महीने में डिस्पोज ऑफ कर दें फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड, जिस तारीख में प्रस्तुत किया थी उस तारीख से। उसके बाद है 56 में स्केल दिए फीस चार्ज फॉर सर्विस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेस होता है
या जो सर्विस है तो उसके लिए इशू की जा रहा है, प्रोसेस इशू किया जा रहा है, यानी नोटिस इशू किया जा रहा है, कोई भी लेटर इशू किया जा रहा है सेकेंड शेड्यूल में या इन रूल्स के तहत, जैसे हर एक के लिए फ़ीस है, वेयर द अमाउंट मेंशन इन द सर्टिफिकेट 1000 से ज़्यादा है तो इतनी फ़ीस देनी होगी उसको सर्विस के लिए, या उससे कम है तो इतनी फ़ीस देनी होगी। तो ये सारी चीज़ों के सर्विस के लिए, यानी वारंट ऑफ अटैचमेंट, वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट ऑफ डिलीवरी, रिक्लेमेशन करने की जो फीस है, या कोई भी प्रोसेस जो कि पर नहीं दिया गया उसके लिए एक स्टैंडर्ड फीस भी दे दी गई। तो ये हो गया रूल 56, जिसमें कि कितनी फीस दी जाएगी प्रोसेस के लिए। और 57 है जिसमें पाउंडेज फीस की बात की थी, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी कोई सेल किया जाता है किसी सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में, तो एक फ़ीस लेवी की जाएगी जिसको इसको पाउंडेज बोला जाता है, बाय वे ऑफ पाउंडेज ऑन द ग्रॉस अमाउंट जो रियलाइज की जा रही है। इसको कैलकुलेट किया जाएगा 2% के रेट पे ऑन सच ग्रॉस अमाउंट ऑफ अप टू ₹1000। अगर 1000 तक का अमाउंट हो 2%, और नहीं तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, ये पाउंडेज फीस के रूप में चार्ज लेवी किया जाएगा। ये फीस है। द पाउंडेज फी जो लेविएबल है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में दिया है कि मल्टीपल्स ऑफ 25 में कैलकुलेट होगा, यानी 50 पैसे फीस जो है, परसेंटेज तो यहाँ दिया हुआ है, 50 पैसे फीस 25 रुपये तक लगेगी या पार्ट ऑफ 25 तक लगेगी, और रियलाइज बाय द सेल अप टू 10,000। और जो सेल किया जा रहा है 1000 तक का, एंड केस ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द सेल एक्सीडिंग 1000 से ज़्यादा अगर है तो एडिशनल 25 पैसा फॉर एवरी 25 और पार्ट देयर ऑफ ऑन द एक्सेस ऑफ सच अमाउंट ओवर 1000 के ऊपर के अमाउंट पे हर 25 रुपये के लिए 25 पैसे की फीस लगेगी। पाउंडेज फी का कैलकुलेशन है। जहाँ पर सेल एक से ज़्यादा लॉट में हो रहा है तो पाउंडेज फी कैलकुलेट की जाएगी हर लॉट की सेल प्रोसीड्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि परसेंटेज से है, और जो पाउंडेज फी है ये परचेजर देगा एज सुन एज द सेल इज कंप्लीटेड। और व्हेन अ सेल ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी इज सेट असाइड, और सेल को अगर सेट असाइड कर दिया जाता है 63(2) में, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर may make an order for payment by the defaulter or by the person at whose instance the sale is set aside, कि जिसके इंस्टेंस पे सेल सेट असाइड हुई है वो उसका पाउंडेज फीस का पेमेंट वापस करेगा, परचेज पाउंडेज फीस पेड बाय द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो जो पहले अगर सेट असाइड हो गया सेल, तो जो पाउंडेज फी परचेजर ने दे दिया था अब परचेजर को वो वापस कर दी जाएगी जो पहले उसने दी थी। और उसके बाद हम आते हैं 58 कॉपिंग फीस। सिवाय उन केसेस के जहां पर कॉपी सप्लाई की जाती है फ्री अंडर रूल्स या इंस्ट्रक्शंस के तहत फोर्स में है, कॉपिंग फीस जो चार्ज की जाएगी एक कॉपी डॉक्यूमेंट की प्रोवाइड करने की, वो होगी ₹1 हर पेज का, हर ऐसे डॉक्यूमेंट। और जो कॉपिंग फीस होगी वो एडवांस में पे की जाएगी, यानी कि काम कॉपी का काम करने से पहले। और जो फीस चार्ज की जा रही है फॉर सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट अर्जेंटली, अर्जेंट अगर कॉपिंग चाहिए तो वो ₹4 हर डॉक्यूमेंट की फीस होगी, और वो ₹4 है ये उस फीस के एडिशन में होगा जो सब रूल 1 में, ₹1 वहाँ है तो अर्जेंट के लिए ₹5 देना होगा हर डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद है इंस्पेक्शन फीस। रिकॉर्ड्स के इंस्पेक्शन के लिए, प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड्स के इंस्पेक्शन के लिए बिफोर द चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और TRO सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत जहाँ पर भी इंस्पेक्शन परमिट किया गया है तो वहाँ पे फॉर द फर्स्ट आवर और पार्ट देयर ऑफ, पहले घंटे के लिए जो फीस है वो ₹2 होगी, हर एडिशनल घंटे के लिए 50 पैसे होगी इंस्पेक्शन की फीस है, और ये फीस भी एडवांस में पे की जाएगी। उसके बाद है 60 में है प्रोसीडिंग अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड फर्म। अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको नोटिस दिया गया है अंडर रूल 65 द प्रिंसिपल रूल्स
read with Rule 2 of those rules. It shall be issued in form वो notice ITCP 29 में इशू किया जाएगा, जिसको वैरी भी किया जा सकता है. ये पार्ट 10 था, miscellaneous part. Now we go to 61 as part of the reading of the miscellaneous provisions. Recovery from surety. एक नोटिस जो श्योरिटी को दिया जाता है अंडर रूल 88 ऑफ द प्रिंसिपल रूल्स रेड विद रूल 2, वो फॉर्म नंबर ITCP 30 में होगा. और 62 जो आखिरी रूल है ITCP रूल्स का, इसमें हो रहा है बात अपीयरेंस बिफोर द TRO. TRO के समक्ष कौन आ सकता है? कोई भी पर्सन जो एंटाइटल्ड है या जिसको अटेंड करना रिक्वायर्ड है किसी भी चीफ कमिश्नर, कमिश्नर या TRO के सामने, इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग अंडर द सेकेंड शेड्यूल में कोई भी प्रोसीडिंग है उसके कनेक्शन में अगर दिया जा रहा है, अदरवाइज दैन व्हेन रिक्वायर्ड अंडर रूल 83 ऑफ द प्रिंसिपल रूल्स, टू अटेंड पर्सनली फॉर एग्जामिनेशन ऑन ओथ और एफर्मेशन, मे अटेंड आइदर इन पर्सन और बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. जो भी पर्सन हकदार है या जिसको जरूरी किया गया अटेंड करने के लिए किसी भी सेकेंड शेड्यूल की प्रोसीडिंग के तहत या इन रूल्स के तहत, और जब तक कि ऐसा ना हो कि उसको पर्सनली कहा जाए कि उसको आना है, क्योंकि उसको ओथ या एफर्मेशन करना है किसी चीज़ का, तो वो अटेंड कर सकता है या तो खुद या फिर किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वो होगा जो कि 288(2) में मेंशन है, जो अकाउंटेंट मेंशन है वहाँ. 62(2) में कहा जा रहा है कि इफ कोई भी प्रोसीडिंग जो TRO के समक्ष है, इसको रेफर किया जा रहा है सब रूल 1 में, असेसिंग ऑफिसर कंसर्न शैल हैव द राइट टू बी हर्ड आइदर इन पर्सन और बाय अ रिप्रेजेंटेटिव. किसी भी प्रोसीडिंग में जो कि TRO के समक्ष होती है जिसका रेफरेंस सब रूल 1 में है, यानी TRO अगर कोई प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो असेसिंग ऑफिसर कंसर्न जो होंगे उनको ये राइट है कि वो या तो पर्सन में या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको अटेंड कर सकते. तो ये असेसिंग ऑफिसर को भी राइट दिया है कि TRO की प्रोसीडिंग को अटेंड करें. So with that we have come to the end of ITCP rules, and this today's session, afternoon session, has also come to an end.